स्क्रीन दिसत आहे? हो सर, येस, इट इज विजिबल. Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Today's our topic sir. is lesson plan. Good afternoon, sir. कल के लास्ट सेशन में हमने माइक्रो टीचिंग देखा था. अब माइक्रो टीचिंग में 9 स्किल्स हमने देखे थे और पूरे 9 स्किल्स का कॉम्बिनेशन करके हमें 45 या 55 मिनट्स का क्लास लेना है. तो कल जो हमने लेसन प्लान तैयार किया था वो कोई भी एक स्किल के ऊपर था. तो आज जो हम लेसन प्लान तैयार करने जा रहे हैं कि पूरे स्किल्स में अगर मैक्सिमम आते हैं तो क्या है और स्किल के साथ साथ उसके कंटेंट क्या क्या रहेंगे, उसकी स्टेप्स क्या क्या रहेंगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, टीचर्स एक्टिविटी क्या रहेंगी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या क्या रहेंगी. तो पूरा 55 मिनट्स का जो लेसन प्लान तैयार करते हैं और जो क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक प्रकार की आउटलाइन होती है कि हमें 55 मिनट्स में क्या पढ़ाना है, उसके लिए टीचिंग एड्स कौन कौन से यूज करने हैं, मेथड्स हमें कौन से यूज करने हैं, बच्चे का स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेड आंसर क्या रहेगा, हम कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, हम कौन से डायग्राम निकालने वाले हैं, कौन से टीचिंग एड्स यूज करने वाले हैं, वीडियो अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो कौन सा वीडियो. ये जो पूरा प्लानिंग होता है उसको बोलते हैं लेसन प्लान. तो पूरा 55 का हमें लेसन प्लान तैयार करना है. 55 मिनट्स का 45 मिनट्स का जो आपका क्लास टाइम है उसका पूरा हमें एक प्लान तैयार करना होता है ताकि जब हम प्लान तैयार इम्प्लीमेंट करके हमें दिक्कत नहीं जाती, हमें प्रॉब्लम नहीं जाता. टाइम मैनेजमेंट भी होता है, क्लास कंट्रोल भी होता है और हमने जो कंटेंट को भी तो इसके लिए आवश्यक होता है. एग्जाम्पल जैसे हम किसी टूर पर जाते हैं तो टूर पर निकल पहले हम एक प्लान तैयार करते हैं, इसमें कौन से दिन निकलना है, कहाँ पर स्टे करना है, स्टे करने के बाद कौन कौन से सीन्स है या कौन कौन से साइट्स है वहां पर देखना है. तो हम अगर प्लान करते हैं तो हमारा टूर एक सक्सेसफुल होता है. दूसरा एक एग्जाम्पल है अगर हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के पहले भी हम एक मैप तैयार करते हैं, प्लान तैयार करते हैं कि हम कितने फ्लोर की बिल्डिंग तैयार करनी है, ग्राउंड फ्लोर कितना रहेगा, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ कैसा रहेगा, पार्किंग कहाँ पे रहेगी, गार्डन कहाँ पे रहेगा, पूरा करते हैं. तैयार करने के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत नहीं जाती क्योंकि हमारा प्लान ऑलरेडी तैयार होता है. तो वैसे ही हमें टीचर तो क्लास में जाकर कुछ भी नहीं पढ़ा सकते, कभी भी नहीं. इसलिए हमें आज कौन सा क्लास लेना है, हमारा टॉपिक है, टॉपिक की हम इंट्रोडक्शन कैसे, इंट्रोडक्शन के बाद हम ऑडियो विजुअल एड से यूज करने हैं, कौन से एग्जाम्पल्स, यानी पूरा प्लान होना चाहिए. अगर हम इस तरह से प्लान करके में जाते हैं तो हमें हमारा 100% आउटपुट मिलेगा, कोई भी नहीं. ठीक है. तो व्हाट इज लेसन प्लान? Its outline 8 days पहले डेट 8 दिन स्ट्रक्चर फॉर अ सिंगल सेशन. एक प्रकार का एक सेशन का एक आउटलाइन है कि हमें पूरा क्या तैयार करना है. ठीक है. हेलो सर, आपला आवाज थोड़ा ब्रेक होतो है. हाँ, अच्छा. सभी को प्रॉब्लम है कि मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम है? आवाज नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है. थोड़ा सा चेक कर रहे हैं, प्लीज वेट. हॅलो, येत आहे का आता क्लिअर आवाज? हो सर. आता है यस सर. यस सर. चलो. हाँ, व्हाट इज लेसन प्लान? लेसन प्लान क्या होता है? एक सिंगल आउटलाइन होती है. 55-45 मिनट्स का जो भी आपका टाइम स्पैन रहेगा वो टाइम स्पैन में हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है. तो ये जो पूरा हमारा एक आउटलाइन होते है उसको लेसन प्लान बोलते हैं. इसमें सबसे पहले आएंगे आपकी स्टेप्स ऑफ लेसन, यानी कौन सी स्टेप्स है जिनको हम स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करेंगे. उसके बाद आते हैं टीचिंग पॉइंट्स
यानी हमें कौन कौन से टीचिंग पॉइंट्स क्लास में यूज करना है, कौन सा कंटेंट कवर करना है, कौन से कंटेंट को कितना टाइम हमें पे करना है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन। हमने जो भी कंटेंट बच्चों को पढ़ाया है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा, हम क्यों ये टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। उसके बाद आता है टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी। टीचर्स एक्टिविटी में कल जो हमने बताए थे कि पूरा टीचर क्या क्या करता है फ्रॉम द स्टार्टिंग, उसका पूरा डिटेल टीचर्स की एक्टिविटी के कॉलम में आएगा, और स्टूडेंट्स की एक्टिविटी के कॉलम में स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग क्या क्या करते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, वो पूरा आएगा। ठीक है, ये जो लेसन प्लान होता है इट इंक्लूड्स स्टेप बाय स्टेप पर्टिकुलर टॉपिक रहेगी, इंक्लूडिंग क्यों इसको पढ़ रही है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शंस, कौन कौन यूज करने वाले हैं, Sir, your voice is यूज breaking. करने वाले Stay हैं, breaking. और मटेरियल डेट। Sir, your आवाज voice नहीं आ is रही फिर से? breaking. हाँ सर, टूट टूट कर आ रही है सर। Excuse me, sir, your voice is not clear. नेटवर्क का इशू हो सकता है शायद। We cannot grasp your note, sir. It is clear from my side, but I don't know what's happened. It may be problem of network. ओके सर, कंटिन्यू Hello. करा, बघ बघूया Is आपण. it येस. is it clear now? हो सर, आता येतोय, मधामध्ये Hello. थोडा ब्रेक होतो सर. अभी क्लियर है सर. चलो, तो ये जो लेसन प्लान होता है इसमें सबसे पहले तो आपके स्टेप्स आएंगे, लेसन प्लानिंग के स्टेप्स कौन से हैं वो, उसके बाद टीचिंग पॉइंट्स आएंगे, टीचिंग पॉइंट्स के बाद ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी, और इसके साथ साथ टीचिंग मटेरियल जो है वो भी आपको लिखना है। सिर्फ लिखना नहीं है, तो क्लास में प्रेजेंट भी करना है, उसका यूज भी करना है। और लास्ट में आता है इसका असेसमेंट। असेसमेंट भी होना आवश्यक होता है, क्योंकि हमने जो एक घंटा या 45 मिनट्स का जो क्लास लिया है, तो उसका आउटपुट क्या है और क्या हम सही में सक्सेसफुल रहे हैं, उसके लिए असेसमेंट लेना, इवैल्यूएशन करना भी आवश्यक होता है। लेसन प्लान्स आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। अगर आपको इफेक्टिव टीचिंग करना है तो लेसन प्लान तैयार करना नेसेसरी है, एज दे हेल्प टू इंश्योर दैट द टीचर कवर्स ऑल द नेसेसरी कंटेंट। अगर हमने प्लान किया है तो प्लान करने के बाद ये 99% श्योर होते हैं कि जो भी हमने कंटेंट प्रिपेयर किया है उसका फुलफिलमेंट होगा या वो फिनिश होगा, एंड द कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन अ क्लियर, ऑर्गेनाइज एंड एंगेजिंग द वे दैट हेल्प स्टूडेंट्स लर्निंग एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन। अगर हमने प्लान किया है तो वो क्लियर होगा, ऑर्गेनाइज तरीके से कंप्लीट होगा और प्रॉपर तरीके से एंगेज भी होगा। तो ये पूरा प्लान जो करते हैं, जो पूरा आउटलाइन तैयार करते हैं, जो फॉर्मेट तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं लेसन प्लान। ठीक है, अभी स्टेप्स कौन कौन से है इसमें, तो आप में से कोई बताएगा स्टेप्स कौन कौन से है? एनीबॉडी? सर पहले सगळ्यात पहिले इंट्रोडक्शन येतं सर. इंट्रोडक्शन, सगळ्यात गुड. पहिले अगेन इंट्रोडक्शन येतं नेक्स्ट. सर. मीनिंग, उसका डेफिनेशंस, टीचर्स, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस. अगेन लोकल पण चलो येतं सर. स्टेप्स. चलो, तो पहली स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज स्टेटमेंट ऑफ एम, थर्ड इज एक्सप्लेनेशन, फोर्थ इज रिकैपिचुलेशन एंड फिफ्थ इज होमवर्क. ठीक है, these are 5 steps. When we prepare the lesson plan, these 5 steps have to be included in each and every lesson plan. The first step is introduction. So last session we have seen what is the introduction. तो इंट्रोडक्शन हमें करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 5 स्टेप्स है, तो 5 स्टेप्स के लिए टाइम का मैनेजमेंट करना है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें इंट्रोडक्शन कितने टाइम में फिनिश करना है, स्टेटमेंट ऑफ एम कितने टाइम में फिनिश करना है, एक्सप्लेनेशन कितने टाइम में फिनिश करना है, रिकैपिचुलेशन और होमवर्क, इन सबको हमें सबसे पहले टाइम
देना है। तो अभी आप में से बताओ, हम जब अभी तैयार कर रहे हैं लेसन प्लान, तो 55 का करना है या 1 आवर का करना है या 45 का करना है, बताओ। सर 1 आवर का। कितने का? 1 आवर सर। 45 minutes. एनएपी मध्ये 1 आवर आहे सर। 45 minutes, sir. 45 मिनिट्स सर. ओके 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 1 आवर का अपन कर लेते, ठीक है। तो 1 आवर का करते हैं, तो इंट्रोडक्शन के लिए कितना टाइम हो सकता है? व्हाट विल बी टाइम फॉर इंट्रोडक्शन? एनीबॉडी कैन से? Sir, 5 minutes. 5 मिनट्स और 6 मिनट, ठीक है। 1 आवर में से 5 मिनट्स अपने गए इंट्रोडक्शन के लिए। स्टेटमेंट ऑफ एम, इसके लिए कितना टाइम दे सकते हो? Again 5 to 10 minutes, sir. थोड़ा समझाने में, जैसे उसका बैकग्राउंड बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। 5 minutes. स्टेटमेंट ऑफ एम के लिए मैक्सिमम 2 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट होता है। सिंगल लाइन, 1 लाइन स्टेटमेंट होता है। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टीच, वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू शो, दिस टाइप का होता है। एक ही सेंटेंस होता है, तो एक सेंटेंस बोलने के लिए 2 मिनट्स मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के लिए 5 और 6 मिनट अगर पकड़ते, 7 मिनट्स भी पकड़ ले तो भी ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ एम के लिए 2 मिनट्स, या उसको 7 मिनट 8 मिनट इंट्रोडक्शन लो, 2 मिनट्स का स्टेटमेंट ऑफ एम लो, 10 मिनट्स हो गए। अभी एक्सप्लेनेशन जो होता है वो पूरे लेसन प्लान का कोर पार्ट होता है। एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन भी उसको बोल सकते हैं, प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैक्सिमम टाइम आपका होता है, क्योंकि यही मेन पार्ट होता है जिसमें हम पढ़ाते हैं और बच्चे ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, ग्रैब करते हैं। ओके, तो एक्सप्लेनेशन के लिए कितना टाइम लगेगा 1 आवर में से? 30 to 40 minutes. 25 minutes. कितना? 25 minutes. 25 मिनट्स का होगा, 30 minutes. क्योंकि 10 मिनट्स गए रहे 50। सर 1 year. 50 में से, सॉरी. Sir, 15 से 20 मिनट। अच्छा 1 15 hour, से sir. 20 मिनट, वो भी कम एक होगा। घंटा लग जाएगा. 40 minutes. Sir, 30 to 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. 25 to 30 minutes. ओके 40 मिनट्स ठीक है यार, 35 मिनट्स ठीक है। 35 मिनट्स अगर देते हैं हम, तो वो प्रॉपर होगा एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि 35 मिनट्स का एक्सप्लेनेशन है। तो रिकैपिचुलेशन के लिए हम 10 मिनट्स दे सकते हैं और होमवर्क के लिए 5 मिनट्स दे सकते हैं। तो ये 15 प्लस 35 50 और ऊपर के 10 60 मिनट्स। तो 1 आवर का ऐसा हमारा कैलकुलेशन होना चाहिए। और ये कहीं पर भी बाइंडिंग नहीं है कि ये इतने ही मिनट्स का होना, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कैसा प्लान तैयार किया है, लेकिन वो प्रॉपर होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। अगर इंट्रोडक्शन है तो आप 25 मिनट्स का इंट्रोडक्शन ही कर रहे हो, तो इट्स नॉट प्रॉपर। ओके, तो इंट्रोडक्शन 1 आवर का है, तो 5 या 7 या 8 मिनट में आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ एम 2 मिनट में, एक्सप्लेनेशन के लिए 30 या 35 मिनट्स, रिकैपिचुलेशन के लिए 10 मिनट्स और होमवर्क के लिए 5 मिनट्स। तो ये एक आउटलाइन है, ये प्लान है। 1 मिनट इधर का उधर हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई फाइन नहीं लगता अपने को, कोई पनिशमेंट नहीं होती, लेकिन ये प्रॉपर वे से हमारा एक आइडियल प्लान होना चाहिए। अभी पहली स्टेप देखते हैं इंट्रोडक्शन में। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन हमें कैसे करना है। एनीबॉडी कैन टेल इंट्रोडक्शन हमें कैसे करना है लेसन का, हमारे We कंटेंट का, need to ask टॉपिक some का? basic question. We need to ask some basic questions whether student know the basics or not. Good. Again somebody, anybody? We have to use the previous knowledge of the students. Good. Again? We have to also maintain continuity. Again? थोड़ा प्रश्न सांगाल सर एकदा? How can we introduce our topic or our content for the सर अगर पिछले दिन lesson? कुछ कौन पढ़ा, कौन सी? पिछले दिन कुछ पढ़ाया है हमने, तो उसको दोबारा थोड़ा सा इसको बच्चे को बोलना कि दोबारा थोड़ा सा याद करो और फिर दोबारा नया टॉपिक शुरू कर डाला। स्टोरी टेलिंग के में से सर अगर नया हाँ, चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो पहले introduction- शुरू का फंडामेंटल कुछ बताएंगे। चैप्टर में डिस्कंटिन्यूटी हुई है
उसको पहले रिवाइज करेंगे, अगेन शुरू करेंगे। We can introduce our real topic life or scenarios, content by various. By showing some related object of that topic. Good. Okay, and we can introduce our topic or content by various methods, various techniques, various devices, charts, models, blackboard diagram, any other. Okay, तो ये हमें 5 या 7 मिनट तक फिनिश करना है। इसमें एक ध्यान में रखना है आपको कि लास्ट सेंटेंस जो आपका इंट्रोडक्शन का रहेगा वो सेंटेंस आपके स्टेटमेंट ऑफ एम होना चाहिए। समझ में आया? लास्ट वाला जो भी क्वेश्चन का आंसर या लास्ट में अगर आप फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड पे आप डायग्राम निकाल रहे हो, तो डायग्राम निकाली मैंने, वेरियस स्टेट्स की डायग्राम निकाली और स्टेट्स को कंबाइन करके एक इंडिया का मैप निकाला है। और इंडिया का मैप निकालने के बाद वेरियस स्टेट्स की जो कल्चर है वो उसमें मैंने शो की है, ठीक है। और शो करने के बाद लास्ट वाला क्वेश्चन अगर स्टूडेंट को पूछता हूँ कि पूरे मैप में, इंडिया के पूरे मैप में जो वेरियस स्टेट्स की कल्चर है उनको एक सेंटेंस में क्या क्या बोल पाएंगे, तो उसका जो आंसर रहेगा, अगर स्टूडेंट्स पता है कि ये इंडियन कल्चर है, तो ये इंडियन कल्चर जब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये इंडियन कल्चर का मैप है, तो माय स्टेटमेंट ऑफ एम शुड बी स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू लर्न द इंडियन कल्चर। ऐसा आपका स्टेटमेंट ऑफ एम आना चाहिए। जो बच्चों का लास्ट आंसर रहेगा वो आपका टॉपिक रहना चाहिए, तब उसको अपन बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन आपका सक्सेसफुल हुआ है। तो एक एग्जांपल बताएं, ऐसे ही आपको अपने कंटेंट का इंट्रोडक्शन तैयार करना है जो आपके स्टेटमेंट ऑफ एम तक लेके जाएगा। समझ में आया इतना? ओके, उसके बाद है को चल रही है कॉन्फ्रेंस। हाँ जी, हाँ ओके, उसके बाद FIP चल रही है सर। उसके बाद सर ये हुन 3:30 बजे खत्म होनी है। हाँ सर, प्लीज हेलो। प्रोसीड। मैंने उनको म्यूट कर दिया है, प्लीज प्रोसीड। अच्छा, ओके। हाँ, तो ये पहली स्टेप होगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अगर क्वेश्चन आप पूछते हो तो 5 से 6 आप पूछ सकते हो। अगर स्टोरी बताकर अगर आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो तो वो 5 और 6 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए, इतनी ही स्टोरी होना। अगर आप एक आधी डायग्राम निकाल रहे हो ब्लैक बोर्ड पे खुद, तो डायग्राम भी निकालने का टाइम विद इन 5 और 6 मिनट का होना चाहिए। या कोई डिवाइसेस दिखा रहे हो तो वो पूरा आपका 5 मिनट या 6 मिनट का कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन करना है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम करना है कि आज हम यह पोयम, यह कविता, यह पढ़ने जा रहे हैं, है। 2 स्टेप अपनी होगी। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन। अब ये मैंने पहले बताया कि ये एक कोर पार्ट होता है एक्सप्लेनेशन का। यहाँ से अपना प्रॉपर टीचिंग शुरू होता है। तो यहाँ पर टीचर्स की एक्टिविटी और स्टूडेंट्स की एक्टिविटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो एक्सप्लेनेशन में हमने कौन सा टॉपिक लिया है, कौन सा टाइटल लिया है, उसके लिए टीचिंग एड्स क्या क्या है। उसके बाद चार्ट जो है हमें मिनी डायग्राम तैयार करके वहां पे चिपकाना है। लेसन प्लान पे कोई चार्ट होगा, मॉडल होगा, तो वहां पर लिखना है कि टीचर यह चार्ट यूज कर रहे हैं, टीचर यह डिवाइस यूज कर रहे हैं, बच्चे उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड आंसर दे रहे हैं। ऐसा आपको वहां पर लिखना है। अभी अगर कंटेंट अपने टेक्स्ट बुक का है तो टेक्स्ट बुक में पहला जो प्यारा रहेगा, पहले प्यारे के 1-2 लाइन लिख के डॉट 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 करके आपको लास्ट वाले सेंटेंस के ये देना है, सेंटेंस लिखना है। उसके बाद जो आपने कंटेंट वहां पर लिखा है उसकी कॉपीज आपको बच्चों के पास होना नेसेसरी है। कि अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक बच्चों के पास होना चाहिए, क्योंकि जबकि आप प्यारा रीड करते हो तो उनका ध्यान उनके पास में कंटेंट होना आवश्यक होता है। वो वहां पर ऑब्जर्व करेंगे जो आप पढ़ रहे हो, जो बता रहे हो। तो जो भी एक्सप्लेनेशन के कॉलम में आएगा, टीचिंग पॉइंट्स में पूरा मटेरियल आपको लिखना है। उसके बाद जो कंटेंट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे वो आपको एक्सप्लेनेशन के स्टेप में ही लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स, हमने एक आधा क्वेश्चन लिया तो क्वेश्चन पूछा तो उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक आधा कंटेंट लिया तो उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टीचर क्या पूछ रहे हैं और बच्चे क्या बता रहे थे। ये 30 या 35 मिनट्स का पूरा आपका एक्सप्लेनेशन
रहेगा। इसमें आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, उसके बाद उसके आंसर भी ले सकते हो, डायग्राम दिखा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, जो भी मल्टीटास्किंग वर्क है ये एक्सप्लेनेशन या प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद है रिकैपिटुलेशन। तो रिकैपिटुलेशन का मतलब होता है रिवाइंड करना, रिवाइंड करना या फिर से उसको आकलन करना। तो अभी तक जो हमने 35 मिनट्स में बच्चों को पढ़ाया है वो कितना उनको समझ में आया है, तो उसके लिए फिर से एक बार उसको रिकॉल करना है, उसको बोलते हैं रिकैपिटुलेशन। चौथी स्टेप है ये रिकैपिटुलेशन। तो इसके भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों हमें ये करना है और उसका आउटपुट क्या रहेगा, उसके भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि 35 या 30 मिनट्स में हमने जो नॉलेज बच्चों को दिया है तो उनको कितना प्राप्त हुआ है, कितना अक्वायर किया है उन लोगों ने, ये हमें चेक करना होता है। अगर रिकैपिटुलेशन की स्टेप में बच्चे आंसर नहीं दे रहे, इसका मतलब आपका क्लास सेटिस्फैक्टरी हुआ नहीं है, बच्चों को कुछ समझ में आया नहीं है। तो फिर से नेक्स्ट क्लास में या रिकैपिटुलेशन की स्टेप में भी आप उसको फिर से रिकॉल कर सकते हो, फिर से समझा सकते हो अगर बच्चों को समझा नहीं है तो। ये हुई चौथी स्टेप रिकैपिटुलेशन। उसके बाद है पांचवी स्टेप होमवर्क की। अभी होमवर्क जब हम बच्चों को देते हैं तो होमवर्क हमें हमेशा ब्लैक बोर्ड पे रिटर्न में ही देना है, या डिक्टेट करते हो तो अगर अपने बच्चे अगर थोड़े बड़े हैं, मैच्योर्ड है, तो डिक्टेट करते वक्त भी डिक्टेशन भी कर सकते हो, लेकिन आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि डिक्टेशन में बच्चे मिस्टेक ना करें। जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन रहेगा, जो भी आपकी हैंडराइटिंग अगर रहेगी तो हैंडराइटिंग शुड बी क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो बच्चे लिख नहीं पाएंगे तो उनकी मिस्टेक होंगी, और मिस्टेक होंगी तो उनका आंसर गलत हो सकता है। तो ये पांचों स्टेप्स आपको लेसन प्लान में लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन फर्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ एम सेकंड, एक्सप्लेनेशन थर्ड, रिकैपिटुलेशन एंड होमवर्क। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. स्टेप्स ऑफ Yes, sir. स्टेप्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई क्वेरी है तो आप अभी पूछ सकते हो कि सर ये स्टेटमेंट, ये स्टेप में क्या क्या लिखना है, हमको समझ में नहीं आया। सर रिकैपिटुलेशन एकदा सांगा ना। हाँ, रिकैपिटुलेशन का मीनिंग होता है पुनरावलोकन, उसको रिवाइज करना या रिकॉल करना, फिर से प्रैक्टिस करना। तो रिकैपिटुलेशन में हमें क्या करना है, जो एक्सप्लेनेशन के स्टेप में हमने जो बच्चों को पढ़ाया है पूरा, तो उसको फिर से एक बार रिवाइज करना है, यानी जो पढ़ाया है उसी को फिर से रिपीट करना है, ताकि बच्चों को समझ में भी आए कि हमने क्या पढ़ा, और अगर समझ में आया है तो उसका परमानेंट करके एटर्नल उनके शिक्का मोर्तब करना है आपको। चलो एक ये जो नॉलेज लिया है वो पक्का करना आपको, उसको बोलते हैं रिकैपिटुलेशन, यानी फिर से एक बार रिकॉल करते हैं तो वो नॉलेज जो होता है वो पक्का होता है। हाँ सर, क्या बोले सर? होमवर्क में क्या है? हेलो सर होमवर्क में क्या देना? हाँ, होमवर्क में क्या देना है, जो भी आपका कंटेंट है तो कंटेंट का जो समरी रहेंगी, मेन क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल हमने भी टॉपिक लिया था इंडियन कल्चर, तो होमवर्क में इतना ही होमवर्क दो कि 10-15 मिनट में बच्चे फिनिश कर पाए। ओवरबर्डिंग आपको वो होमवर्क देना नहीं है, ठीक है। तो इंडियन कल्चर के बारे में अपने मन से 4 लाइन लिखो या 10 लाइन लिखो या निबंध लिखो, ये हो गया आपका होमवर्क। होमवर्क शुड बी क्लियर एंड शॉर्ट, यानी होमवर्क इतना लिखना है। हाँ जी सर, समझ में अभी इतना? जी सर। चलो नेक्स्ट। सर हाँ, अभी नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ लेसन प्लान। ये पांचों स्टेप तो रहेंगे आपके लेसन प्लान में, उसके साथ साथ बाकी के कंटेंट क्या क्या रहेंगे। देखो, स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान तो रहना ही है, उसके बाद है टीचिंग पॉइंट्स के बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन के बाद टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो जब हम लेसन प्लान तैयार करते हैं तो हमें पहले एक टेबल तैयार करना है। वहां पर 5 आपके कॉलम रहेंगे। कॉलम में रहेगा स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान की पहला कॉलम, टीचिंग पॉइंट्स का दूसरा कॉलम, और ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन का तीसरा, टीचर्स एक्टिविटी का चौथा और स्टूडेंट्स एक्टिविटी का 5वां। ये हो गए 5 कॉलम। अभी आप बताओ इसकी रोज कितनी रहेंगी? अगर कॉलम 5 है तो रोज कितनी रहेंगी?
कोई बता सकता है? हेलो Sir, what is the question? जी सर। क्वेश्चन है कि प्रीवियस स्लाइड में हमने देखे थे स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। तो पांच हमारी स्टेप्स थी और हमने बताए थे कि पांचों स्टेप्स को इंक्लूड करके हमें लेसन प्लान तैयार करना है, ठीक है। और उस लेसन प्लान में पांचों स्टेप्स तो रहेंगी, उसके साथ साथ अदर कंटेंट भी रहेगा। तो ये अदर कंटेंट जो है वो इधर स्लाइड पे शो हो रहा है। स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान तो रहेंगे ही, उसके बाद रहेंगे टीचिंग पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो ये जो 5 कंटेंट है ये 5 कॉलम में रहेंगे। तो इसके साथ 5 रोज भी रहेंगी। और 5 रोज में क्या क्या आएगा सर? सर 5 rows में सर स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। तो 5 स्टेप जो है वो 5 स्टेप्स लेफ्ट हैंड में रहेंगी रोज में। पहले रोज में रहेगा, पहली रो में रहेगा इंट्रोडक्शन, सेकंड रो में रहेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ एम, थर्ड रो में रहेगा प्रेजेंटेशन या एक्सप्लेनेशन, और फोर्थ रो में रहेगा रिकैपिचुलेशन, और फिफ्थ में रहेगा आपका होमवर्क। तो लेफ्ट साइड में जो रोज। सर कुछ पूछूं मैं? हेलो सर बिल्कुल बिल्कुल सर जो अपन 5 स्टेप्स जो बताए सर, तो स्टेटमेंट्स ऑफ एम मतलब पाठाचा हेतु, ये सर स्टेप्स ऑफ टीचिंग का है क्या सर? पायरी है क्या सर पाठ की वो? हाँ पायरी है। हेतु कथन जो बोलते हैं सर अपन उसको, स्टेप पायरी है क्या? क्या बोले सर? सर हेतु कथन जो होता है सर, स्टेप्स ऑफ, हाँ हेतु कथन को ही वो सर पायरी है क्या सर? स्टेटमेंट ऑफ एम बोलते हैं। हेतु कथन को ही स्टेटमेंट ऑफ एम बोलते हैं। हाँ पायरी है। अच्छा ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक, हाँ हेलो सर क्वेश्चनिंग होता है क्या सर? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो सर, हेलो क्वेश्चनिंग बोलिए। किस तरीके से होता है लेसन प्लान? क्या बोले? फिर से आवाज नहीं आई, सॉरी। क्वेश्चनिंग मतलब क्वेश्चनिंग के WH क्वेश्चन जैसा भी लेसन प्लान होता है ना? लेसन प्लान हाँ होता है सर। क्वेश्चनिंग आते हैं या तो मतलब साउंड ही आपका क्लियर नहीं हो, वॉइस आपका सर ये क्लियर बोलना नहीं। चाहते हैं कि लेसन प्लान आंसर क्वेश्चन फॉर्म में रहता है? नहीं, सिर्फ आंसर क्वेश्चन नहीं रहेंगे उसमें। सिर्फ आंसर क्वेश्चन अगर होते हैं लेसन प्लान में, तो फिर बाकी के कंटेंट कहाँ से आएंगे? टीचिंग पॉइंट्स आपने कौन से यूज किए हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टीचर्स एक्टिविटी क्या है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या है, और स्टेप्स क्या है। तो अगर क्वेश्चन आंसर ही रहेंगे तो उसको लेसन प्लान कैसे ये कर सकते हैं? अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम स्टूडेंट को, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो ऑब्जेक्टिव जब तक हम लिखते नहीं तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा फिर? अगर क्वेश्चन आंसर ही लेसन प्लान में रहेंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव्स का कहा गए? हम जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसका कोई कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना। कि ऑब्जेक्टिव जब तक हम अक्वायर नहीं करते, अचीव नहीं करते, तब तक हमारा लेसन सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। इसलिए ये जो 5 स्टेप्स है और बाकी के जो कंटेंट है वो लेसन प्लान में आना आवश्यक ही होता है। अगर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर हम लिखते हैं लेसन प्लान में, तो इनकम्प्लीट लेसन प्लान कहा जाएगा। और कुछ एनीबॉडी? हाँ सर, एक सर आई हैव वन डाउट सर। सर हाँ कैन यू, सर आपको सुन रहा है ना? हाँ आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर आ रही आवाज। ये हाँ सर ग्रेजुएट और PG लेवल में इतना डिटेल्ड लेसन प्लान बनाना सूटेबल और इफेक्टिव रहेगा क्या सर? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा एकदम। ग्रेजुएट और PG लेवल पे इतना डिटेल में लेसन प्लान करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अगर शॉर्ट में भी इसका कुछ लेके अगर तैयार करते हैं तो वो अपने लिए ही अच्छा है। एज ए टीचर वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितना मैक्सिमम हम अपने बच्चों को दे सकते हैं और मैक्सिमम बच्चों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, मैक्सिमम बच्चों का इंटरेस्ट तैयार कर सकते हैं अपने क्लास में बैठने के लिए। आज
हम हमारी जो यूजी और पीजी की क्लासेस है, तो आज का जो सिनारियो है वो बहुत बेकार है। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि बच्चे क्लास में ही नहीं आते, और हम पूरा दोष बच्चों के ऊपर देते हैं कि बच्चे क्लास में नहीं आते, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट तैयार करना हमारा काम है। अगर हम लेसन प्लान तैयार करके वेरियस मेथड्स, वेरियस टेक्निक्स, वेरियस ऑडियो विजुअल एड्स अगर नया कुछ रोज अगर नया करते हैं तो 100% बच्चे क्लास में आएंगे। और ये सब कब होगा? जब हम लेसन प्लान तैयार करेंगे, हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। आजकल क्या हो गया कि टीचर भी कोई प्लान तैयार करते नहीं, सीधा टेक्स्ट बुक या कुछ मटेरियल लेके क्लास में जाते हैं, एक ही मेथड से बच्चों को ट्रीट करते हैं, टीचिंग भी वही मेथड से करते हैं। तो बच्चों को लगता है ये तो व्हाट्सएप पे है, गूगल पे है, इंस्टा पे, सब तो वीडियो में सब तो दिख ही रहा है, फिर नया क्या है। तो हम जब तक बच्चों को नया नहीं सिखाएंगे, जब तक बच्चों को कुछ तो भी एक्स्ट्रा का नहीं देंगे, तब तक बच्चे हमारे क्लास में नहीं आएंगे। तो इसलिए लेसन प्लान तैयार करना आवश्यक होता है। पूरा यानी टॉप टू बॉटम जैसे कि वैसे अगर तैयार नहीं भी कर पाए, तो फिर भी हमें ये तो पता होना चाहिए कि आज हमारा टॉपिक कौन सा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमें टीचिंग एड्स कौन से यूज करने हैं, और कितना पोर्शन आज हमें फिनिश करना है। अगर इतना तो भी हमने किया तो भी वो सेटिस्फाइड होता है कि कौन से कंटेंट के लिए हमें कौन सी मेथड यूज करनी है, कौन से क्वेश्चन पूछना है, और कौन से ऑडियो विजुअल एड्स तैयार करना है। इतना भी अगर हमने किया तो भी ठीक है। अगर पूरा A to Z अगर नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। और कुछ है? हाँ सर, एक डाउट था सर, लाइक ये स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान आपने जो पहला पॉइंट लिखा है, उसमें आपने प्रीवियस स्लाइड में जो 5 स्टेप्स लिखवाए हैं वो आएंगे, राइट? बिल्कुल स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान की कॉलम में जो 5 स्टेप्स है वो आएंगे स्टेप बाय स्टेप, और वो सीक्वेंस कभी गलत नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस जो है वो इंट्रोडक्शन फर्स्ट पे ही आना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ एम सेकंड में ही आएगी, एक्सप्लेनेशन थर्ड में ही आएगा, रिकैपिचुलेशन फोर्थ में ही आएगा, और होमवर्क फिफ्थ में ही आएगा। क्योंकि ये जो स्टेप्स होती है वो वैसे होंगे ना, पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद स्टेटमेंट एम आएगा, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसका पुनरावलोकन या रिवाइज करेंगे, उसके बाद होमवर्क देंगे। हम जब बच्चे थे तो हमारे टीचर ने हमें ऐसा ही पढ़ाया था। याद करो आपकी, पहले पढ़ाते थे, इंट्रोड्यूस करते थे, फिर पढ़ाते थे, फिर रिवीजन लेते थे, रिवीजन के बाद फिर होमवर्क देते थे। तो ये 5 स्टेप और 5 कॉलम में आपको पूरा इसको कंप्लीट लिखना है। और कुछ है इसमें डाउट? नहीं, थैंक यू। चलो नेक्स्ट है अभी टीचिंग पॉइंट्स। अभी इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है ये आपको मैंने पहले बताया है, ठीक है। उसके बाद वाली जो स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ एम, उसमें क्या लिखना है ये भी आपको बताया है। अभी थर्ड वाला जो कॉलम है वो है टीचिंग पॉइंट्स का कॉलम। अभी टीचिंग पॉइंट्स में हमें क्या लिखना है? तो देखो, टीचिंग पॉइंट्स का मतलब होता है कि जो भी हम वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं उसके शॉर्ट में मेन पॉइंट्स अपने को लिखना है। देखो, इन दिस कॉलम टीचर शुड राइट ऑल द टीचिंग पॉइंट्स विच ही और शी वांट्स टू टीच। जो भी मेन मुद्दे होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं कि जैसे पूरा डिटेल में आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना नहीं है, या टीचिंग पॉइंट्स के कॉलम में भी लिखना है। मेन पॉइंट जो होते हैं भारतीय संस्कृति या इंडियन कल्चर, डायग्राम, ऐसा वैसा जो कुछ भी रहेंगे, डेफिनेशन, तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो आपको टीचिंग के पॉइंट्स के कॉलम में लिखना है। और सेम टीचिंग पॉइंट्स आपको ब्लैक बोर्ड को भी लिखना है। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ जो है, तो पैराग्राफ पूरा आपको लिखना नहीं है, स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड्स और लास्ट के 2-3 वर्ड्स लिखना है, बीच में डॉट करके उसको टू बी कंटिन्यू करना है, ठीक है। स्टैंजा ऑफ द पोएम सेम आपको वैसे ही करना है, स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड्स, बाद में डॉट, उसके बाद लास्ट वाले 1-2 वर्ड्स। उसके बाद मेन पॉइंट्स लिखना है, ग्रामर के पॉइंट्स होंगे तो वो लिखना है। चार्ट्स आप यूज कर रहे हो तो कौन सा चार्ट कर रहे हो, क्या क्या उसमें इंक्लूड है वो आपको लिखना है। मॉडल्स अगर किसी ने तैयार किया है तो मॉडल भी लिखना है आपको कि ये मॉडल तैयार किया है, उसका मिनिएचर डायग्राम आपको वहाँ पर चिपकाना है। व्हाटएवर टीचर नीड्स, यानी टीचर को पूरे 55 मिनट्स में जो भी मटेरियल लगता हो वो टीचिंग पॉइंट्स में आपको लिखना है। समझ में इतना? यस सर।
एक क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन की कॉलम में आपने जो भी मेथड से इंट्रोडक्शन किया है वो पूरा लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ एम में आपको लिखना है कि आज हम यह पार्ट या यह कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं। टीचिंग पॉइंट्स में आपको लिखना है ये जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो आपको लिखना है। अपने 3 कॉलम हो गए हैं। अभी चौथा जो है नहीं 2 कॉलम हो गए, चौथा तीसरे में लिखना है आपको ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन। तो जो भी हम कंटेंट लिए हैं या स्टूडेंट को जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि क्यों हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका क्या आउटपुट रहेगा। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए। पहला है ऑब्जेक्टिव नॉलेज। तो नॉलेज ये ऑब्जेक्टिव अगर है तो कैसा है, क्या हो सकता है, बताएंगे कोई? नॉलेज क्या है? ऑब्जेक्टिव है तो कैसे है नॉलेज ज्ञान? चलो ऑब्जेक्टिव है सर नॉलेज। कैसे, यानी उसको अगर स्पेसिफाइड करना है तो हाउ कैन वी डू? इस पढ़ाई से बच्चे का क्या नॉलेज होगा सर? हाँ, और कोई सर एक्सपिरियन्स सर आम्हाला या लेसन मधून या काय म्हणते मुलांना हे शिकवण्याचं उद्दिष्ट आहे असं सांगता येईल? चलो ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव हाँ, ये पूरा जो लेसन प्लान है इसमें थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला या ध्यान से देखने वाला जो अगर कोई कंटेंट है तो ये है ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अच्छे से इसकी तरफ ध्यान दो। पहला ऑब्जेक्टिव होता है नॉलेज होता है ज्ञान, ठीक है। तो नॉलेज क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव कैसा है? तो अगर हम कोई चीज स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बताना मीन्स इंफॉर्मेशन देना, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तो वो होता है बच्चों का नॉलेज। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम समझते नहीं, सीधा 1 वर्ड में याद रखते हैं। किसी ने कोई इंफॉर्मेशन दी है तो हम उसको याद करते हैं, याद करने के बाद किसी को वही सेम कंटेंट जो है वो बताते हैं, उसको बोलते हैं नॉलेज, ठीक है। तो हमने जो नॉलेज बच्चों को दिया है, अगर स्टूडेंट वैसे के वैसा उसको बता रहा है तो ये हो गया उसका नॉलेज। अगर मैंने आपको पूछा कि नागपुर यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपने बताया कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर, यह नागपुर यूनिवर्सिटी का नाम है। तो आज मैंने आपको बताइए बात, कल जाके किसी ने आपको पूछा कि नागपुर यूनिवर्सिटी का पूर्ण नाम क्या है, तो आप बताओगे उनको। तो ये हो गया आपका नॉलेज। आपकी नॉलेज में कुछ तो भी दिया है और आपने सेम कंटेंट किसी को बताया है, उसके लिए आपको समझने की या कुछ ये करने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन आपको लिखना है, ये नॉलेज जो हो गया वो ऑब्जेक्टिव हुआ, और इसके सामने में उसका स्पेसिफिकेशन लिखना है कि स्टूडेंट यह चीज यह मैटर बता रहा है, यानी जो भी उनको नॉलेज दिया है वो सेम वैसे का वैसे नॉलेज अगर बता रहा है तो हो गया उसका ऑब्जेक्टिव का स्पेसिफिकेशन। इतना समझ में आया? सर हे ऑब्जेक्टिव्ह वर्तमान काळात येतील का सगळे? बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा वर्तमान काल में ही आएगा, प्रेजेंट टेंस में ही आएगा, क्योंकि क्लास में हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर मैंने कोई भी भारतीय संस्कृति, यानी इंडियन कल्चर मेरा टॉपिक है, तो इंडियन कल्चर में से कोई भी अगर चीज बताइए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का पहराव कैसा है, महाराष्ट्र के लोग कैसे कपड़े पहनते, तो उसने एक सेंटेंस में बताना चाहिए कि महाराष्ट्र के लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहनते, ये हो गया उसका नॉलेज। अगर यही चीजें मैं उसको डिटेल में पूछता हूँ तो उसका ऑब्जेक्टिव चेंज होता है। फिर तो उसका जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो हो गया अंडरस्टैंडिंग। पहला हो गया आपका नॉलेज, सेकंड हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग में और नॉलेज में क्या डिफरेंस है, तो मैंने पहले आपको बताया कि नॉलेज जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, 1 वर्ड 1 सेंटेंस, या सिर्फ माइंड में सेव करने के लिए,
जैसे कि वैसी जो इंफॉर्मेशन होती है वो है। और अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, उसको मराठी में आकलन बोलते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि कोई कंसेप्ट है, कोई आइडिया है जो टीचर ने हमें पढ़ाई है और हमें पूरी तरीके से समझ में आई है, ठीक है। ग्रेविटेशन कैसे होता है ये टीचर ने हमें पढ़ाया है। तो पढ़ाने के बाद अगर स्टूडेंट अलग अलग एग्जांपल्स देके अगर वो समझा रहा है तो वो हो गया उसका अंडरस्टैंडिंग। समझ में आए तो ऑब्जेक्टिव्स? जी सर। यस सर। पहले ऑब्जेक्टिव का कोई स्पेसिफिकेशन बताओ विद एग्जांपल्स। कोई बताएगा नॉलेज का स्पेसिफिकेशन विद एग्जांपल? कोई तो भी बताओ, फिर मैं समझूंगा कि आपको समझ में आया है। Sir, like microbiome. What is the capital of India? Anybody one, only one. हेलो। हाँ बताओ। हेलो। आ रही है आपकी आवाज? बताओ। हाँ सर, जो है एयर कंडीशनर वो रिपेयर करना है, नॉलेज लिया वो रिपेयर करके अंडरस्टैंडिंग। आवाज ये हो रही है आपकी, ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ हाँ। एसी एयर कंडीशनर कैसे रिपेयर करना है वो नॉलेज, हाँ, और उससे मैंने रिपेयर करके दिया, वो हुआ अंडरस्टैंडिंग। हाँ नहीं, और उसमें अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एप्लीकेशन भी आएगा। जो सामने में एक और ऑब्जेक्टिव है उसको वो एप्लीकेशन में आएगा। आपने सिर्फ नॉलेज तो लिया ही है, नॉलेज लेने के बाद उसको अप्लाई भी किया है तो वो एप्लीकेशन में आएगा। नॉलेज का मीनिंग यही होता है कि सिर्फ जैसे के वैसे किसी को बताना है आपको, बस वो हो गया नॉलेज। अगर मैंने आपको बताया कि नागपुर का बर्डी एरिया कहाँ पर है, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे बर्डी एरिया है, किला है, किले के बाजू में ये है, तो ये हो गया आपका नॉलेज। जैसे कि वैसा आप किसी को बता रहे हो तो वो हो गया नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग क्या है कि कोई भी चीज आप खुद होके समझ रहे हो, टीचर ने समझाई है, टीचर ने एक आधा फॉर्मूला बताया है तो आप समझ रहे हो, और समझने के बाद आप अपने मन से उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग। जैसे आपने अभी एग्जांपल बताया कि एयर कंडीशनर को रिपेयर कैसे करते हैं, ये अगर मैं रिपेयर करके दिया तो वो नॉलेज हो गया। वो तो नॉलेज तो है उसमें इंक्लूड, उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी है उसमें, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन भी है। तो तीनों ऑब्जेक्टिव जो आपने एग्जांपल दिया है उसमें इंक्लूड हो रहे हो, क्योंकि आपने जब तक उसको अंडरस्टैंड नहीं किया, जब तक समझा नहीं, तब तक आप उसको अप्लाई भी नहीं कर सकते थे। तो आपने तीनों ऑब्जेक्टिव को एक साथ इंक्लूड किया है। और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपको अगर समझना है तो जो मैंने एग्जांपल दिया था कि इंडियन कल्चर, तो मैं स्टूडेंट को पूछ सकता हूँ कि इंडियन कल्चर के बारे में कुछ बताओ, तो स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपने मन से इंडियन कल्चर के बारे में बहुत सारी बातें बता रहा है समझने के बाद, तो ये हो गई उसकी अंडरस्टैंडिंग। समझ में आया इतना? जी सर। हाँ जी सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन का मतलब मैंने अभी एक मिनट में बता दिया, फिर से रिपीट करता हूँ। एप्लीकेशन का मीनिंग ये होता है कि जो भी नॉलेज अभी तक आपने स्टूडेंट्स को दिया है वो नॉलेज स्टूडेंट अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। क्लास में भी अप्लाई कर सकते हैं या क्लासरूम के बाहर जाके अगर वो अप्लाई कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैथमेटिक्स का क्लास लिया, बच्चों को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कुछ बहुत कुछ पढ़ाया है। तो स्टूडेंट्स आपका बाहर जाके शॉपिंग कर रहा है, शॉपिंग का जो बिल आता है तो बिल का कैलकुलेशन वो खुद कर रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं अप्लाई करना, एप्लीकेशन। क्योंकि ये टीचर ने पढ़ाया था कि सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, एडिशन कैसा करना है, तो वो खुद होके कर रहा है। उसके बाद सिंगिंग कैसे करना है ये टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाया है, और क्लासरूम में या क्लास के बाहर अगर वो खुद होके उसका एप्लीकेशन कर रहा है, खुद होके गाने की
कोशिश कर रहा है, तो ये हो गया उसका एप्लीकेशन। ड्राइंग का क्लास है, ड्राइंग की क्लास में टीचर ने उनको बढ़ाया है कि ऐसे ऐसे डायग्राम निकलना है, ऐसे ऐसे डायग्राम तैयार करने, पिक्चर ऐसे निकालना, तो खुद होके उसका इम्प्लीमेंट कर रहा है, एप्लीकेशन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। तो ऐसी एक एक ऑब्जेक्टिव है, वो आपका ऑब्जेक्टिव आपके कंटेंट रिलेटेड रहेगा, तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके साथ भी रिलेटेड रहेगा। तो पहला है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। यहाँ तक सबको समझ में आया है? सर एप्लीकेशन का मीनिंग समझ में आया? जो भी आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो उसको वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, सर, एक क्वेश्चन होता implementation उसका कर रहे हैं। हाँ सर, मला एक विचारायचं होतं, याच्या स्टेप्स आहेत ना, नॉलेज, अंडरस्टँडिंग, ऍप्लिकेशन, या ब्लूम्स टॅक्सॉनॉमीच्या स्टेप्स आहेत का? मग इज इट ब्लूम्स टॅक्सॉनॉमी? हो, त्याच्याशी रिलेटेड आहे त्या, या त्याच्याशी रिलेटेड है। ठीक है, अभी चौथा जो है ऑब्जेक्टिव्स, वो है स्किल। अभी स्किल क्या हो सकता है, कोई बताएगा? एनीबॉडी? For example, practical hand ability to perform practical, that is also skill. Absolutely right. Again, anybody? Expertise. क्या है? Expertise, sir. Expertise. Good. Again? Expertise, sir. Again. Right. Absolutely right. Again, anybody? TV, mobile repairing, that is also skill. Okay. Again, skill ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या? टीचिंग का ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या स्किल? सर, जो उसको हम पढ़ा रहे हैं उससे बच्चा क्या बनेगा आगे, वो भी स्किल हो सकती है। अच्छा, तो प्रैक्टिस भी स्किल हो सकती है। हो सकता है सर। चलो ठीक है, स्किल ऑब्जेक्टिव हो सकता नहीं, स्किल होना ही चाहिए ऑब्जेक्टिव, क्योंकि क्लास में जो भी कंटेंट हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह कंटेंट अगर स्किलफुली बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है स्किल, और उसका स्पेसिफिकेशन क्या लिखना है कि स्टूडेंट यह चीज स्किलफुली परफॉर्म करता है। अगर किसी सिंगिंग का क्लास है तो सिंगिंग की क्लास में कैसे गाना है, सुर क्या है, ताल क्या है, ये आपने उनको बताया है। उसके बाद अगर स्टूडेंट स्किलफुली गा रहा है, सिंगिंग कर रहा है, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया स्किल। कोई पोएम है, पोएम की रिदम से लेके अगर पोएम गा रहा है तो उसका स्किल है। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, वो अगर बच्चा एकदम 2 मिनट में स्किलफुली मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन जो कुछ है वो अगर स्किलफुली सॉल्व करता है तो हो गया उसका स्किल। ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम निकलना है, ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम निकालने के लिए आपने जो भी चीजें उनको बताई वो स्किलफुली फास्ट एकदम कर रहा है तो हो गया उसका ऑब्जेक्टिव स्किल। साइंस का क्लास है, साइंस का अगर प्रैक्टिकल आपने दिया है बच्चों को और जो भी प्रैक्टिकल उनको परफॉर्म करने के लिए बोला है और सेम स्किलफुली विद इन टाइम अगर वो परफॉर्म करते हैं तो वो क्या उसका स्किल। तो स्किल भी एक ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए सभी क्लास में। सर जैसे पेंटिंग करता कोई बच्चा तो वो क्या हुआ? हाँ, उस स्किल में आया जाए, स्किल है उसका। हाँ, अगर पेंटिंग नहीं, वो पेंटिंग अच्छे से कर रहा है स्किलफुली का मतलब है बेटर वे, अगर बेटर वे से कर रहा है तो उसका स्किल है वो। नहीं तो पेंटिंग तो सब लोग करते हैं। मुझे पेंटिंग का ये भी सीधी कुछ नहीं आता और मेरे टीचर ने बोला कि पेंटिंग करो तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ जैसा मुझे आता है उतना मैं करने की कोशिश करूंगा, तो उसको आप स्किलफुली नहीं बोल सकते, स्किल नहीं बोल सकते। अगर बच्चा स्टूडेंट बेटर वे से कर रहा है, विद इन टाइम कर रहा है, मिनिमम टाइम में कर रहा है तो हो गया उसका स्किल, अच्छे से कर रहा है। तो उसके बाद है इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या? इंटरेस्ट? यस सर। हो सर, इंटरेस्ट ऑब्जेक्ट, आपने जो भी कंटेंट लिया है वो कंटेंट का ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट हो सकता है क्या? यस कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? एनीबॉडी एक्सप्लेन इट? अगर सर स्टूडेंट को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वो नहीं ध्यान देगा, तो इंटरेस्ट इज मस्ट।
तो ये ऑब्जेक्टिव कैसे है, क्या कर पाएंगे इसमें? ऑब्जेक्टिव है तो उसका स्पेसिफिकेशन क्या लिखना है अपने? लाइक किसी स्टूडेंट को अगर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो हम थोड़ा इस तरह से कुछ पढ़ाएं कि स्टूडेंट को इंटरेस्ट आए मैथ्स में। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इंटरेस्ट अगर ऑब्जेक्टिव है तो इसका स्पेसिफिकेशन क्या लिखोगे आप? कैसे समझ में आएगा कि बच्चों को इंटरेस्ट आया है? सर सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग तरीके से सब्जेक्ट में, ताकि बच्चे का भी इंटरेस्ट बना रहे शुरू से लेके लास्ट तक। बिल्कुल, जो आप बोल रहे हो एकदम सबका सही है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव है तो इसका स्पेसिफिकेशन जब हमें लिखना है वो लिखेंगे। अगर हमारे बच्चे में इंटरेस्ट है तो वो हम कैसे शो कर पाएंगे, कैसे देखेंगे और उसको लिखेंगे कैसे? अगर बच्चा उस टॉपिक के बारे में और कुछ पूछना चाहता है, फिर अगर टॉपिक के बारे में बच्चा कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहता है कि हमें और एक्सप्लेन करो, हमें और बताओ इसके बारे में, तो वो इंटरेस्ट हो सकता है उस टॉपिक के अंदर। एब्सोल्युटली राइट। इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ क्लास में नहीं, इंटरेस्ट काय को बोलेंगे कि जब हमने वो कंटेंट पढ़ाया है, पढ़ने के बाद बच्चों में इंटरेस्ट तैयार होके वो खुद वही कंटेंट को बार बार पढ़ना चाहता है, वही कंटेंट को बार बार रिवाइज करना चाहता है, उसी सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट आया है। क्लास खत्म होने के बाद वो फ्यूचर में क्या है उसका, यानी सामने में पोर्शन क्या है वो खुद पढ़ के अगर आता है तो उसको बोलते इंटरेस्ट। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम अगर टीचर ने बताए हैं तो किसी का भी तो माइक ये है ऑन है, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है कि जो भी हमारा कंटेंट है हमने बच्चों को, स्टूडेंट को पढ़ाया है, पढ़ने के बाद बच्चे खुद होके अगर उसको पढ़ना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मृत्युंजय नॉवेल है, मृत्युंजय नॉवेल के 4-5 पेजेस जो है वो टीचर ने पढ़ाए हैं, तो वो पढ़ाने के बाद बच्चों का इंटरेस्ट इतना डेवलप हुआ कि वो घर जाके खुद मृत्युंजय नॉवेल पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया उनका इंटरेस्ट। मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम टीचर ने पढ़ाया है, तो पढ़ाने के बाद उनका इंटरेस्ट इतना डेवलप हुआ कि घर जाके वो सामने वाले नेक्स्ट पेज पर जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर रहे हैं, ये हो गया उनका इंटरेस्ट। सिंगिंग का क्लास है तो जो भी सिंगिंग क्लास में पढ़ाई है तो घर जाके बच्चा सिंगिंग ही कर रहा है, ये हो गया उनका इंटरेस्ट। पोएम है तो पोएम पढ़ रहा है, कोई आर्टिकल है तो आर्टिकल पढ़ रहा है, साइंस है तो खुद जाके साइंस के प्रैक्टिकल घर में कर रहा है, वेरियस टेक्निक्स के यूज से भी वो प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो गया का इंटरेस्ट। अभी फिजिक्स है तो फिजिक्स के भी बहुत सारे प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत सारे रिसर्च होते हैं, यानी हर सब्जेक्ट में होते हैं। तो जहां पर आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है वही चीज अगर स्टूडेंट कर रहा है तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसके सामने में आपको स्पेसिफिकेशन ये लिखना है कि स्टूडेंट्स अपने मन से यह चीजें करता है, तो ये हो गया उसका इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? एटीट्यूड दृष्टिकोण। आजकल दृष्टिकोण, आजकल इस वर्ड का थोड़ा मिसयूज भी होता है, यानी हम लोग डे टू डे लाइफ में इसका जो मीनिंग है ना उसका थोड़ा चेंज हुआ, उसको बहुत एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड गंदा है, तो एक्चुअली एटीट्यूड का मीनिंग वो है ही नहीं, लोगों ने उसको चेंज कर दिया है। एटीट्यूड का मतलब होता है द वे वी आर सीइंग और वी आर वाचिंग, यानी किसी चीज की तरफ देखना, ठीक है, उसको एटीट्यूड यानी मराठी वृत्ति, यानी कोई चीज की तरफ देखने का जो हमारा दृष्टिकोण होता है, जो हमारा एस्पेक्ट होता है, उसको बोलते हैं। देखो स्टार्टिंग में नॉलेज लिया, नॉलेज का मीनिंग ये होता है कि भी ऑब्जेक्टिव टाइप की इंफॉर्मेशन एक हाथ से दूसरे हाथ तक हो गया। अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग है कोई भी चीज टीचर ने आपको समझाई है और आप समझ गए हो और समझने के बाद अपने मन से उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, ये हो गया अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन ये है
कि जो भी चीजें आपको समझाई है, सिखाई है, उसको आप डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, वो एप्लीकेशन हो गया। स्किल क्या है? अप्लाई करते टाइम आप सिर्फ ऐसे वैसे अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो स्किलफुली कर रहे हो, ये स्किल हो गया। उसके बाद सिर्फ स्किलफुली कर नहीं रहे हो, आप इंटरेस्ट के साथ वो काम कर रहे हो। आपने किसी ने आपको जबरदस्ती की नहीं है, किसी ने आपको कुछ नहीं बोला है, फिर भी आपका जो इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एफसीएस का इंचार्ज हूँ मेरे कॉलेज में, फैमिली एंड चाइल्ड स्टडीज का मैं इंचार्ज हेड हूँ, तो मेरे जो स्टूडेंट्स है उनको मैं काउंसलिंग कैसे करते हैं ये मैं पढ़ाता हूँ। मैं फैमिली में जितने भी डिस्टर्बेंस होते हैं या चाइल्ड के साथ अगर कुछ मिसबिहेव होता है तो उनके ऊपर कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे हेल्प करना है, ये मेरा सब्जेक्ट है, स्पेशलाइजेशन है। तो मेरे स्टूडेंट क्या करते हैं, उसमें इतना डेवलप होने के बाद वो आसपास की अपने सोसाइटी में, अपने समाज में जहां पर भी उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखता है तो खुद होके उनको काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं, खुद उनको बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे करो, आपके लिए इस साइट पे जाओ, यही आपके लिए अवेलेबिलिटी है, ऐसे ऐसे आपके लिए इंफॉर्मेशन है। ये कब होगा? जब इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट करना ये टीचर का सबसे बड़ा काम होता है, इंटरेस्ट तय करना। यानी टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है तो वो इंटरेस्ट। एक क्लास में आप जितना कंटेंट कंप्लीट कर सकते हो उससे लाख गुना ज्यादा बच्चे खुद होके कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपने उनमें इंटरेस्ट तैयार किया है। तो टीचर का सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि बच्चों को इंस्पायर करना और बच्चों में इंटरेस्ट तैयार करना। वो पहले से ही पढ़ के आते कि सर हमें आज क्या पढ़ा, इतना इंटरेस्ट तैयार होता है। उसके बाद एटीट्यूड, अभी ये पूरा आ गया, हमें नॉलेज हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुआ, अप्लाई किए, स्किलफुली किए, इंटरेस्ट के साथ किए, तो हमें एक एटीट्यूड हमारा तैयार होता है, हमारा उसी चीज की तरफ देखने का नजरिया चेंज होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हम काम कर रहे हैं वही काम की तारीफ या वही काम कैसा अच्छा है ये लोगों को बताते हैं। ये हो गया हमारा एटीट्यूड। यानी हम क्या क्या करेंगे, उस चीज को ऐसे ही दृष्टिकोण से देखेंगे जो अच्छा है। मैथमेटिक्स का कोई टीचर है तो वो क्या करता है, हर चीज में मैथमेटिक्स ढूंढने की कोशिश करता है, उसका एटीट्यूड होता है। हिंदी में तो हिंदी, मराठी का मराठी, वो अपना अपना एटीट्यूड लेके आने, अपना अपना नजरिया जो देखते हैं वो देखते। ग्रामेटिकल का कोई टीचर तो हर चीज में वो ग्रामर की मिस्टेक है, ग्रामर बराबर है कि नहीं है ये देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया एटीट्यूड। इसके बाद और एक ऑब्जेक्टिव होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होता है अभियोग्यता, यानी जो भी हमने नॉलेज गेन किया है तो गेन करने के बाद हमारी पात्रता को, हमारी पोटेंशियल को स्टेबल करना या एलिजिबिलिटी हमें तैयार करना, वो उसको बोलते हैं अभियोग्यता, एप्टीट्यूड। यानी कोई भी अगर हमें नॉलेज गेन है तो कोई पोस्ट निकलती है या कुछ अगर ऐसा है तो वो इतना नॉलेज में कितना है वो देखने की एक प्रकार का वो भी एक नॉलेज होता है। तो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। अच्छा सर, आवाज येत नाही बरोबर आहे? सबको नहीं आ रही है? अभी आ रही? हाँ, अभी आ रही सर, अभी आ रही, आता येत हाँ, तो एप्टीट्यूड का मीनिंग वो होता है कि जो भी नॉलेज टीचर ने स्टूडेंट्स को दिया है तो वो स्टूडेंट्स को कैपेबल करता है, या स्टूडेंट खुद होके कैपेबल होने की पोटेंशियल स्थापित करने की कोशिश करता है, ताकि बाहर के समाज में, बाहर की सोसाइटी में वो कॉम्पीट कर सके। तो वो हो गया उसका एप्टीट्यूड। तो ये सातों प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो सातों प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स आपको पूरे लेसन प्लान में लिखना है। और एक बात सप्लीमेंट्री उसके लिए बोलता हूँ कि ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि साथ ही कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे। आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड है और आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है। अगर आपके कंटेंट में स्किल नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती स्किल लिखना नहीं है। अगर कोई स्किल वाला ऑब्जेक्टिव या स्किल वाला कोई कंटेंट है ही नहीं तो आप नहीं लिख सकते हो। लेकिन अगर पूरे ऑब्जेक्टिव्स अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो इसका मतलब आपने लेसन प्लान जो तैयार किया है बहुत मेहनत के साथ पूरा सोच के प्लानिंग करके आपने तैयार किया है, इसका यह मीनिंग होता है। समझ में आई?
अभी ये 6 जो ऑब्जेक्टिव है इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप। कुछ है डाउट? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, 7 ऑब्जेक्टिव्स में कुछ है डाउट? नो सर। नो सर। चलो ठीक है। तो अभी चौथी जो स्टेप है हाँ, सर आइडेंटिफिकेशन किसमें आते हैं सर? आइडेंटिफिकेशन का इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया नहीं, लेकिन लिख सकते हो। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होगा कि बच्चा खुद को कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, उसका वो हो सकता है। लेकिन मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, और उसको सप्लीमेंट्री एप्टीट्यूड भी लिख सकते हो। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन मेन जो है ये आना ही चाहिए। नॉलेज तो आपका बेसिक है एकदम, क्योंकि नॉलेज के सिवा आपका कोई भी कंटेंट हो ही नहीं सकता। अंडरस्टैंडिंग भी आना ही चाहिए, और एप्लीकेशन, ये 3 तो कंपलसरी है ही, क्योंकि नॉलेज आएगा तब अंडरस्टैंडिंग आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगा तो एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन आएगा तो स्किल, इंटरेस्ट, एटीट्यूड आएगा। ठीक है। तो उसके बाद टीचर्स एक्टिविटी का, टीचर्स एक्टिविटी के कॉलम में लास्ट टाइम हमने देखा था कल ही कि टीचर्स एक्टिविटी में जो भी टीचर्स की एक्टिविटी रहेंगी वो पूरी आपको लिखना है। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स की एक्टिविटी जो भी रहेंगी वो आपको पूरी लिखना है। उसके बाद अभी देखते हैं हाउ टू राइट लेसन प्लान प्रैक्टिकली। अब देखो लेफ्ट साइड में दिया गया सब्जेक्ट लिखना है आपको, टॉपिक लिखना है, स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज में लिखना है, और टीचिंग मटेरियल लिखना है। राइट हैंड में लिखना है आपको डेट, कौन सी डेट को क्लास है, क्लास कौन सा है, और टाइम लिखना है। अभी स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज में क्या आएगा, कोई बता सकता है? स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज में क्या आएगा? लास्ट ईयर वो क्या पढ़ चुके हैं? बिल्कुल सही। और अगर मान लो पहला ही क्लास है, लास्ट क्लास में हमने कुछ भी नहीं बच्चे को पढ़ाया, पहला ही क्लास है, नया न्यू क्लास है, तो स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज में क्या आएगा? अपने घर से जो लेके आ रहा बच्चा। और कुछ और कोई बताएगा? 9th का बच्चा है तो उसने 8th टॉपिक से कितना नॉलेज है? चलो ठीक है। स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज में आपको एक सेंटेंस में लिखना है जो भी आपका टॉपिक है तो के बारे में क्या जानता है, यानी जो भी जानता होगा आपके टॉपिक के बारे में ये वो आपका प्रीवियस नॉलेज। टीचिंग मटेरियल में आपको क्या 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 लिखना है? टीचिंग मटेरियल में क्या लिखना है? तुम्ही जो चार्ट वापरत असेल, चार्ट नंतर ब्लॅक बोर्ड, खडू, बिल्कुल टीचिंग मटेरियल में आप दो मटेरियल यूज रहे हो, आपका मॉडल रहेगा, रहेगा, लैपटॉप रहेगा, मटेरियल है टाइप का थर्ड है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन फॉर टीचर्स एक्टिविटी, और फिफ्थ है स्टूडेंट एक्टिविटी। अभी ये हो गए 5 कॉलम में है। पहली स्टेप इंट्रोडक्शन है, दूसरी है स्टेटमेंट ऑफ एक्शन, चौथी रिकैपिटुलेशन और जो है इंट्रोडक्शन की पहली पॉइंट्स के सर एक मिनट। सर यस सर। अरे सर हेलो हो सर। आता येता सर अनेकदा डिस्कनेक्ट होता सर। अच्छा तो 3 पॉइंट्स के कॉलम में इंट्रोडक्शन के सामने क्या लिख सकते हो आप, कोई बताएगा?
हेलो, जो बेसिक चीज पूछना है उसके बारे में लिखेंगे सर। चलो टीचिंग पॉइंट्स में आपको टॉपिक की हिस्ट्री सर। चलो इंट्रोडक्शन में टीचिंग पॉइंट्स में अगर नहीं भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीचिंग पॉइंट्स तो हम पढ़ा नहीं रहे। हाँ नहीं, टीचिंग पॉइंट्स में क्या क्या लिखना है आपको इंट्रोडक्शन के सामने। इंट्रोडक्शन में जो कि एग्जांपल अगर आप डायग्राम निकाल रहे हो तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में डायग्राम डाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव सामने में है, इंट्रोडक्शन के जो जो ऑब्जेक्टिव्स है पाठानुकूल। उसके बाद है टीचर्स एक्टिविटी। तो टीचर्स एक्टिविटी में ये लिखना है कि टीचर ऐसा ऐसा बताकर, ऐसा ऐसा गाकर, स्टोरी बताकर हमारे टॉपिक की प्रस्तावना कर रहे हैं। चलो दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? हाँ सर। हेलो, यस सर, यस सर, यस। चलो ये देखो, यहाँ पर स्कूल का नाम दिया है हिंदू विद्या भवन। पाठ साहित्य जो है वो ब्लैक बोर्ड, चार्ट, चौक दिया है। टॉपिक है हमारा, सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। उसके बाद टॉपिक है पॉवर्टी। क्लास है 9th की और इनका टाइम है 35 मिनट्स का। तो ये देखो लेफ्ट हैंड में जो इंट्रोडक्शन की स्टेप है, इंट्रोडक्शन में इनकी ऑब्जेक्टिव्स देखो। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इंट्रोडक्शन के सभी ऑब्जेक्टिव है वो सेम रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होते। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, यानी बच्चों को प्रीवियस नॉलेज कितना है वो टेस्ट करने के लिए हम इंट्रोडक्शन करते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द एटमॉस्फेयर फॉर द स्टडी,
यानी स्टडी करने के लिए प्रॉपर एटमॉस्फेयर तैयार करना, ये भी इंट्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा है टू लिंक द प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू नॉलेज, यानी बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज होता है उसको न्यू वाले नॉलेज के साथ लिंक अप करना है। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव जो है वो इंट्रोडक्शन के सेम रहेंगे हर किसी के लेसन प्लान में, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंट्रोडक्शन के ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन 3 ऑब्जेक्टिव्स मेन होते हैं। पहला है प्रीवियस नॉलेज बच्चों का टेस्ट करना, सेकंड है एटमॉस्फेयर तैयार करना स्टडी के लिए, थर्ड है प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ लिंक अप करना, ठीक है। अभी टीचर क्या करते हैं, ये देखो इंट्रोडक्शन में टीचर ने इंट्रोडक्शन कैसे किया है। टीचर आस्क द स्टूडेंट्स फ्यू क्वेश्चन इन ऑर्डर टू टेस्ट देयर प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए टीचर क्वेश्चन पूछते हैं। स्टूडेंट ट्राइज टू गिव द एक्सपेक्टेड आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, उनके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पहला जो क्वेश्चन लिया है इन्होंने वो है विच इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, तो स्टूडेंट का आंसर दिया है एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। उनका आंसर है कल्टिवेटेड लैंड, वाटर, सीड, मैन्यूअर रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो जैसे कि हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन अगर 5 मिनट का करना है तो 5 मिनट में कितने क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं उतने ही क्वेश्चन आपको लेसन प्लान में लिखना है। और लास्ट वाला जो आंसर रहेगा वो आंसर हमारा टॉपिक रहना चाहिए। अभी 5वां जो इन्होंने क्वेश्चन लिखा है वो देखो, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर फार्मर्स आर फेसिंग ड्यू टू पुअर प्रोडक्शन, ठीक है। पुअर प्रोडक्शन के कारण फार्मर्स को कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो इनका आंसर दिया है ड्यू टू पुअर प्रोडक्शन दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो लास्ट वाला आंसर जो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, तो इनका जो टॉपिक है वो शायद पॉवर्टी होगा। देखो स्टेटमेंट ऑफ एम में क्या दिया है, स्टेटमेंट ऑफ एम में दिया है सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पॉवर्टी। तो इस टाइप की आपको इंट्रोडक्शन करना है। ये इंट्रोडक्शन जो किया है वो क्वेश्चन आंसर की मेथड से किया है। तो आप हर एक अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग मेथड से इंट्रोडक्शन कर सकते हो। और इंट्रोडक्शन करने के बाद जो लास्ट वाला आपका स्टेटमेंट रहेगा, सेंटेंस रहेगा, वो आपका टॉपिक होना चाहिए। तो इनका जो टॉपिक है ये तो यहाँ पर विषयांक पॉवर्टी, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, तो इस टाइप का आपको लिखना है। अभी ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पे खत्म हो गई हो सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन में ये देखो टीचिंग पॉइंट्स में इन्होंने लिखा है मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, उसकी डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद इन्होंने पॉवर्टी का एक चार्ट तैयार किया है। चार्ट में क्या उसका मीनिंग दिया है, इसका भी मीनिंग दिया है। तो इसको बोलते हैं मिनिएचर चार्ट, जो आपको कॉपी में उसको चिपकाना है। लेकिन क्लास में जब इसको लेके जाओगे तो वो बड़े वाले 2x2 या 4x2 के साइज के सेंचुरी पेपर पे, या जो भी आपका रोलर अगर है, बोर्ड है, कुछ भी है, तो आप उसको टांग सकते हो क्लास में दिखाने के लिए। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी हमारा कंटेंट है, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी है, उसके टाइप्स है, तो इसके बेसिस ये हम टीचर अभी पढ़ाएंगे। ये देखो टीचर की एक्टिविटी में देखो, टीचर यूजेस द ब्लैक बोर्ड एंड चार्ट टू एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ पॉवर्टी, देन शी और ही आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग, ठीक है। तो टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट को चार्ट और मॉडल दिखा रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है, और एक्सप्लेन करते करते स्टूडेंट को क्वेश्चन भी पूछ रहा है। अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड टॉपिक थ्रू द ब्लैक बोर्ड राइटिंग एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी वो ब्लैक बोर्ड राइटिंग और चार्ट मॉडल का ऑब्जर्व करके क्वेश्चन के आंसर दे रहा है। अभी यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन उन्होंने एक्सप्लेन करने के बाद पूछा है विच इज द मेन प्रॉब्लम वी आर फेसिंग ड्यू टू वॉर पॉपुलेशन। तो इसका आंसर इन्होंने दिया है द मेन प्रॉब्लम्स आर फेसिंग ड्यू टू वॉर पॉपुलेशन इज
पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी जो मेन पॉपुलेशन है। तो इस टाइप के आपको पहले एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है और यहाँ पे उनके आंसर लिखना है। अभी ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो पहला ऑब्जेक्टिव लिखा इन्होंने नॉलेज। तो नॉलेज का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो देखो क्या लिखा है, स्टूडेंट टेल द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। तो एक सेंटेंस में अगर ये डेफिनेशन जैसी की वैसी अगर वो बता रहा है तो उसका वो हो गया नॉलेज। उसके बाद है अंडरस्टैंड, स्टूडेंट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, यानी स्टूडेंट ने क्या किया कि पॉवर्टी का मीनिंग समझा, यानी खुद समझा उसने और उसको अपने मन से अगर वो बता रहा है तो वो हो गया अंडरस्टैंडिंग। इसके नीचे में भी नॉलेज दिया है, ये चार्ट के नीचे में भी नॉलेज ही है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कंटिन्यू जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके कंटेंट के ऊपर से आएंगे वो लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है जो पूछते हो और यहाँ पर उसके आंसर लिखना है। यहाँ पे देखो टीचिंग पॉइंट्स में खत्म नहीं हुए, पॉवर्टी लाइन आ गई। पॉवर्टी लाइन कैसी होती है, क्या होते हैं, यहाँ पर टीचिंग पॉइंट्स में इसने लिखा है, उसका नॉलेज भी लिखा है। द स्टूडेंट्स टेल द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन का मीनिंग क्या होता है उसने लिखा है। अंडरस्टैंड में लिखा है द स्टूडेंट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन का मीनिंग वो समझ गया है, वो खुद बता रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखे उन्होंने 8, 9, 10 और इधर कंटिन्यू उसके आंसर्स आएंगे। ये कब तक आएगा, अगर 1 आवर का पार्ट है तो आपको 35 या 30 मिनट्स में यह स्टेप आपको खत्म करना है। उसके बाद वाली स्टेप है रिकैपिचुलेशन, पुनरावलोकन या रिवीजन। तो रिवीजन का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया गया है टू टेस्ट द गेन नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, यानी जो भी अभी तक नॉलेज स्टूडेंट ने गेन किया है उसको फिर से अपने को टेस्ट करना है। और एक उसका ऑब्जेक्टिव है जो भी नॉलेज गेन किया है उसको पक्का करना है, दृढ़ करना है, कंफर्म करना है, वो एक ऑब्जेक्टिव होता है। अभी टीचर क्या कर रहे हैं यहाँ, टीचर यूजेस द क्वेश्चन आंसर मेथड टू टेस्ट द गेन नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, एंड टीचर स्टूडेंट ने भी जो भी नॉलेज गेन किया है उसको टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं। और स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट ट्राइज टू गिव द एक्सपेक्टेड आंसर अकॉर्डिंग टू देयर गेन नॉलेज, जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसके बेसिस से वो क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट को उनको शायद खत्म करना था, तो उन्होंने 5 मिनट या 10 मिनट करना है तो 10 क्वेश्चन पूछ सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, पॉवर्टी, ये तो पॉवर्टी उन्होंने ऑलरेडी उनको बताया था, फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं, उसका नॉलेज कंफर्म करने के लिए, पक्का करने के लिए, और इनको समझा क्या वो टेस्ट करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए। जो भी नॉलेज अभी तक हमने दिया है उसका इवैल्यूएशन भी करना रिकैपिचुलेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, वैल्यूएशन करना, ठीक है। उसके बाद वाली स्टेप है होमवर्क। तो होमवर्क के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला है टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी की हैबिट फॉर्म करने के लिए भी होमवर्क दिया जाता है। सेकंड है टू यूटिलाइज द लेजर टाइम, बच्चों के पास जो ज्यादा का टाइम होता है तो उसको भी एंगेज करने के लिए होमवर्क दिया जाता है। नेक्स्ट है फॉर फिक्सेशन ऑफ द नॉलेज, जो भी हमने क्लास में नॉलेज गेन किया है उसको फिक्स करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, पक्का करने के लिए भी होमवर्क दिया जाता है। अभी यहाँ पर टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर राइट द होमवर्क ऑन द ब्लैक बोर्ड। जो भी मैंने बताया था कि होमवर्क आपको ब्लैक बोर्ड पे ही लिखना है क्योंकि मिस्टेक होने के कम चांसेस होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट नोट डाउन द होमवर्क इनटू देयर कॉपीज, वो अपने कॉपीज में लिख रहे हैं। अभी इसमें एक सप्लीमेंट और है, लेसन प्लान के साथ ब्लैक बोर्ड समरी भी आपको लिखना है। अभी ये क्यों लिखना है ब्लैक बोर्ड समरी, एक्चुअल में जब हम पाठ पढ़ाने के लिए जाएंगे, लेसन लेने के लिए जाएंगे, तो हमें पूरा उसका प्लानिंग होना चाहिए हमारे पास कि हमें क्या क्या चीजें ब्लैक बोर्ड पर लिखनी है। देखो सब्जेक्ट लिखा, पॉवर्टी लिखा, क्लास कौन सी वो लिखा, डेट नहीं लिखी। उसके बाद जो मेन पॉइंट्स है, पॉवर्टी लाइन ये इधर लिखे, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी लिखे जो भी है। उसके बाद इन्होंने होमवर्क लिखा, देखो होमवर्क यहाँ पे दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, नेम इट्स टाइप, पॉवर्टी क्या है उसके टाइप का करो। और सेकंड क्वेश्चन भी दिया है व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। तो इस टाइप का पूरा आपका प्लानिंग ऐसे होना चाहिए। अगर इस तरीके से पूरा आप प्लान करते हो तो आपको क्लास में 1 मिनट की भी दिक्कत नहीं जाएंगी,
कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, क्योंकि आपको पूरा प्लान जब तैयार करते हो तो पूरा उसका स्टडी आपको होता है कि मुझे क्या बढ़ाना है, कौन सी डायग्राम निकलना है, कौन सा चार्ट तैयार करना है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स है और कौन सी टेक्निक से मुझे टीच करना है, क्या करना है, वो करना है, वो सब आता है। तो इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir, I लेसन हाँ पूछो। सर जैसे हमारे इसमें आई एम फ्रॉम फिजिक्स एंड वी यूज्ड टू एक्चुअली सॉल्व डेरिवेशंस, so the derivation itself take 2 or 2.5 blackboard sometimes, so how it will be possible for us to actually give that blackboard scan? है तो ब्लैक बोर्ड का जो स्पैन होता है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना उसको यूज करते हो इसके ऊपर है। यानी मैंने पहले बताया था कि ये जो है वो आइडियल लेसन प्लान है, तो ऐसा ही सेम आपको करना है, ऐसा कुछ आवश्यक, इसमें थोड़ा प्लस माइनस आप अपने हिसाब से, क्योंकि लेसन प्लान आपको तैयार करना है, स्टूडेंट्स आपके हैं, टॉपिक आपका है, सब्जेक्ट आपका है, तो आपको जो प्रॉपर लगे, आपको जो अच्छा लगे आपके लिए, ये सिर्फ आउटलाइन होती है। ये जो हमने बताया है ये आइडियल है कि इस टाइप से होना चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, बच्चों के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, उस टाइप से आपको तैयार करना है। इसके लिए कोई भी बाइंडिंग नहीं है। Sir, okay, sir. Sir, I want Thank to you. ask one question. Sir, हाँ. if my topic is related to image, for example, block diagram or any, then how can I prepare my lecture plan? हाँ, तो डायग्राम जो आपका डायग्राम इमेज के ऊपर आपका लेसन प्लान है, ठीक है, टॉपिक है, तो इमेज सिर्फ दिखाओगे नहीं ना उनको, उनके पूरा डिस्क्राइब करोगे। तो पहले सबसे पहले आपको टॉपिक जो लिखोगे, सब्जेक्ट लिखना है आपको और टॉपिक लिखना है, तो उसको इंट्रोड्यूस तो आपको करना ही है। तो इंट्रोडक्शन में आप कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसका इंट्रोडक्शन करना है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम में आपको वही आएगा कि हम कौन सी इमेज पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन में जब भी उसको इमेज को आप पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करोगे तो वो सब आएगा। और ये आवश्यक नहीं कि उसमें सभी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, अपने जितने आएंगे उतने आपको लिखना है। अगर जो भी इमेज आपने बताई है, अगर उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपने स्टूडेंट को बोला कि इसका माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करो और आंसर दो, तो वो भी उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन। तो आपको ऑब्जर्वेशन के सामने में उसको स्पेसिफिकेशन लिख सकते हो कि बच्चों ने माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन करके अगर वो आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब उनका ऑब्जर्वेशन सही है और माइन्यूटली कीन ऑब्जर्वेशन किया है उन्होंने। तो ये सब हर किसी के लिए ऐसा लागू होता है, लेकिन आपको इसमें फिक्स करना है। उसके बाद आप उसको रिकैपिचुलेशन भी कर सकते हो, क्योंकि अभी तक जो भी इमेज के बारे में हमने देखा है उसको फिर से रिकॉल करना है। तो कोई भी टॉपिक को इसमें आप फिट कर सकते हो। अच्छा, और सेम सर ब्लैक बोर्ड की अगर बात, कोई ऐसा ट्री डायग्राम रहता है, जैसे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग ट्री डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल तो उसका भी सेम इमेज जैसा ही करना है लेसन प्लान। सब और वो तो अच्छा है। ट्री डायग्राम का आप चार्ट में बना के क्लास में लेके जा सकते हो, या ब्लैक बोर्ड पे भी ट्री डायग्राम आप निकाल सकते हो। जैसे ये छोटी सी वाली ड्रॉ की है जो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, दो ही टाइप्स है इसमें, तो इन लोगों ने दो ही किया है। अगर इसमें और सारे टाइप्स होते तो ट्री डायग्राम के अंदर में एक के हेड के अंदर में और सारे, एक उसके अंदर में और सारे, ऐसे आप कितनी सारी इमेज तैयार करके उसके चार्ट तैयार करके भी लेके जा सकते हो, या ब्लैक बोर्ड पे भी निकाल सकते हो। नहीं, फिर इसमें सर जो स्टूडेंट साइड से रहेगा उसमें क्या आएगा रिप्लाई? फिर उसमें स्टूडेंट साइड से हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे भी ट्री डायग्राम एक्सप्लेन किया है टीचर ने, तो स्टूडेंट का भी वही लिखेंगे क्या कि ऑब्जर्व बाय कीन इंटरेस्ट वगैरह? हाँ, स्टूडेंट्स वो डायग्राम को ऑब्जर्व कर रहे हैं और सिर्फ आप उनको एक्सप्लेन नहीं करना है ना, उसके बाद आप क्वेश्चन तो पूछने हैं आपको कि डायग्राम में आपने क्या, हाँ, क्वेश्चन डायग्राम के बाद आपने उनको तो पूछना ही है कि ये डायग्राम काय के, इसमें क्या दिया है, इसका मीनिंग बताओ, उसका मीनिंग बताओ। तो ये जो टीचर्स की एक्टिविटी है वो पूरे टीचर्स की एक्टिविटी टीचर की एक्टिविटी के कॉलम में आएंगी, और स्टूडेंट की एक्टिविटी जो है वो स्टूडेंट की एक्टिविटी में आएंगे। अगर वो क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं तो जो हम पूछेंगे उसके जो रिप्लाईज रहेंगे वो सारे रिप्लाईज रहेंगे वो उधर आएंगे। ओके, थैंक यू सर। हेलो, हाँ सर। हेलो,
हा आता जो रिपोर्ट बनवायचा होता कालच्या दिवशी. हॅलो. हा हा बोला बोला. हा तर त्याच्यामध्ये जे स्टुडंट ऍक्टिव्हिटीज आहेत सर ते म्हणजे आपल्याला इमॅजिनेशनच करायचंय की त्याच्यात काय देऊ शकतात विद्यार्थी उत्तर, हेच आपल्याला घ्यायचं आहे ना, कारण की बहुत ते अच्छा ऍक्टिव्हिटी आपने घेतल्याशिवाय क्वेश्चन तर किया कळणार है. नाही. हाँ हाँ वो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि एक्सपेक्टेड आंसर, मैंने पहले बताया था कि एक्सपेक्टेड आंसर का मीनिंग क्या होता है कि बच्चे क्या दे सकते हैं वो हमें पहले ही अज्यूम करना है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड आंसर, कि वो क्या दे सकते हैं वही अपने को लिखना है. ओके सर. और सर हाँ सर ये जो लेसन प्लानिंग करना है सर, वो तो नॉर्मली अगर हम ध्यान से एक बार भी प्लानिंग कर दे तो हम मतलब लाइक बहुत सारे टाइम तक ये यूज कर सकते हैं. एक बार ही हमें प्रॉपरली उस पर मेहनत करने की जरूरत है तो बिल्कुल है ना सर. ओके. और कुछ है सर एक क्वेश्चन? था मैं लेसन प्लान जो इंग्लिश और मराठी का दोनों लेसन प्लान की पीडीएफ मैं हो सर मैडम को दाखवा सेंड सर, कर दूंगा, मराठीतलं आप पण थोड़ा दाखवा. चेक कर लेना. हाँ आणि सर आणखी एक प्रश्न होता, आपण एवढं हाँ सगळं प्रोसेस पाहिली, स्टेप्स पाहिल्या, तर आपण नोट्स डिक्टेट करणं योग्य आहे की अयोग्य, म्हणजे त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करू शकतो का आपण? काय म्हटलं, आवाज नाही आला तुमचा क्लिअर. नोट्स लिहून देणं, मुलांना कधी कधी नोट्स लिहून द्यायला लागतात एखाद्या डिक्टेशन. टॉपिकच्या वगैरे, तर ते हाँ तर द्यायच्या की नाही द्यायच्या, म्हणजे आपण जे स्केच बघितलं त्याच्यामध्ये आपण आउटलेट कुठेच नाही केला, तर मग ते आपण करू शकतो का? ऍक्च्युली कसं नोट्स लिहिणे हे तर प्रॉपर वे तर मला नाही वाटत की नोट्स लिहून देणे ते झालं रेडीमेड मटेरियल झालं. तर रेडीमेड मटेरियल देण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना जर कन्सेप्ट समजली तर ते केव्हा पण चांगलं असते. तो रेडीमेड मटेरियल बच्चों को देना ये, यानी मैं तो उसको मानता नहीं हूँ, लेकिन स्टूडेंट को अगर इतना इंस्पायर करते हैं कि वो खुद होके अगर लिख के लाते हैं तो वो अच्छा है. या उनको टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए बोलो और टेक्स्ट बुक में से जो भी मटेरियल है वो निकालने के लिए बोलो. जो भी उन्होंने मटेरियल तैयार किया है उसका आप इवेल्युएशन कर सकते हो कि जो भी उसने मटेरियल किया है वो एब्सोल्यूट है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं, उसके आंसर्स आप चेक कर लो, या जो भी उसने लिया है उसको आप चेक कर सकते हो. सर ही आपण पाठाची पायरी आणि पाठ बघितलं सर, हे हर्बर्टच्या पंचपदीनुसार आहे का? सेम हर्बर्टची पंचपदीच आहे ती. हा तेच आहे ना. हा बरोबर, हर्बर्टची पंचपदी. थँक्यू. और कुछ है? और किसी को कोई डाउट है? और सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको इसके ऊपर लेसन प्लान बनाना है. तो अभी सर का ये अपना आखिरी सेशन है सर का, तो कुछ सर मराठीचा लेसन प्लॅन दाखवा ना सर. हो मी ते ट्राय करत आहे, पण तो काय झालं मला समजत नाही आहे. इथे थोडं कुठंतरी सर गडबड ओपन होत झाली असेल तर आहे. मी ठीक आहे, सेंड नाही तर तुम्ही मला पाठवून द्याल सर, जसं सेंड तुम्ही करतो. नेहमी पाठवता ना, इंग्लिशचे एक फॉर्मॅट आणि मराठीचे एक फॉर्मॅट, तर मी शेअर करतो पार्टिसिपंट्स. मी तुम्हाला दोन्हीही लेसन प्लॅनचे पीडीएफ पाठवतो. एक इंग्लिश मधला जो आता आपण बघितला आणि मराठीतला पण आहे, तो पण तुम्हाला सेंड करतो. आणि तो मराठी मधला जेव्हा पाहाल ना तुम्ही, मराठी आणि हिंदीचा इंग्लिशचा, तर तुमच्या कन्सेप्ट पूर्ण क्लिअर होईल की काय लिहायचं काय नाही. ठीक आहे. ओके सर, थँक्यू. अजून कोणाला काही प्रश्न असेल तर विचारा. हा आणि मॅडम ते कालचं विचारायचं होतं मायक्रो टीचिंगचं. सर सर ते कालचं ते तुम्ही सांगितलं होतं, कारण ते हे द्यायची होती, श्रेणी द्यायची होती, तर त्याची पण एक शीट बनवायची आहे का सर? हो, कारण त्याच्याशिवाय ऑब्झर्वेशन चार्ट तो समजणारच नाही ना. म्हणजे तुम्ही कोणता ऑब्झर्वेशन चार्ट तयार केला तर ते कसं समजणार आहे. तो एक चार्ट आपल्याला लेसन प्लॅन विथ ऑब्झर्वेशन चार्ट. मग आता बनवायचं की मायक्रो टीचिंगच्या सोबत बनवायचं आहे? ते मॅडम सांगतील तुम्हाला. मायक्रो टीचिंगचं लेसन प्लॅन आणि ऑब्झर्वेशन चार्ट हे सोबत, आणि हा लेसन प्लॅन याच्यासोबत. म्हणजे दोन तुम्हाला हवे आहे?
मायक्रो टीचिंगचं नाही, लेसन प्लॅन मला वेगळं नको. राहील मॅडम. काल जे सबमिशन होतं ते मायक्रो टीचिंगच्या लेसन प्लॅनचं होतं. आजचं जे सबमिशन आहे हे तुम्हाला आता जो लेसन प्लॅन सांगितला सरांनी 45 मिनिट्ससाठी त्या लेसन प्लॅनचं सबमिशन आहे, ज्याच्यावरती नाही तो लेसन प्लॅनचं सबमिशन आहे ते तर मला लक्षात आलं मॅडम. मला विचारायचं ते पदनिश्चय श्रेणी जर द्यायची की ऑब्झर्वेशन चार्ट तो पण द्यायचा आहे. ऑब्झर्वेशन चार्ट कशामध्ये द्यायचं आहे? सूक्ष्म अध्यापनामध्ये. हा, मायक्रो टीचिंग मध्ये. ओके ओके मायक्रो ठीक आहे. टीचिंग. सर मॅडम सर त्याच्यात फॉर्मॅट मिळतील का? हा सराव पाठ नमुना जो काढणे आहे मॅडम याला खूप वेळ लागेल सर. आपल्याला केव्हा सबमिट करणे आहे हा? मी सांगते त्याची लास्ट डेट काय आहे मी सांगते. सरांना काही प्रश्न असेल ते विचारा, नाही तर आपण सरांना फ्री करूया आपल्याकडनं. सरांनी ऑलरेडी आपल्याला वेळ दिलेला आहे. फॉर्मॅट मिळतील का? फॉर्मॅट सरांनी सांगितलं ना फॉर्मॅट पाठवतील सर. ओके, काही प्रश्न असतील तर आपण इथे थांबूया. सर थांबायचं? हो हो. ओके, चला सगळ्यांना आई होप सभी को अच्छे से सारी चीजें समझ में आई हैं. सर ने बहुत सिंप्लीफाइड वे में एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करके बताया है. आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा. नया टॉपिक है हम सभी के लिए, बट इससे जरूर आपके टीचिंग में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर होगा. सो आई एक्सटेंड माई सिंसियर थैंक्स टू रिस्पेक्टेड डॉक्टर राम बुटके सर फॉर येट अनदर वंडरफुल सेशन for all the participants. Thank you so much, Thank you, Dr. madam. Ram Thank sir. you. सर्व पार्टिसिपेंट्स पण तुमचं पण धन्यवाद, आभार व्यक्त करतो कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुने और रिप्लाई भी दिए. और कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन हमारा 2 वे हुआ, क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन है तो क्लास लाइव होती है. और बहुत अच्छा लगा. मैडम का भी मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ मैडम को भी कि वो हमें बार बार ऐसा मौका देती है और बहुत अच्छा लगा. उसके लिए सबको धन्यवाद. Thank you so much sir once again. Thank you sir. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच.